हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 9 का पार्ट 2 करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। कल शाम में 8 बजे क्लास नहीं हो पाई थी, सो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग ये पार्ट 2 के साथ। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कंफर्म करिए आप लोग वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट? हाँ, 35 डेज बचे हुए हैं, हम लोग काउंट करके ही चल रहे हैं। और हम लोग का जो जैसा मतलब होना चाहिए, जो पैटर्न बना हुआ है, जिस हिसाब से क्लासेस होनी चाहिए उसी पे हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। बस आप लोग को ये करना है कि जो भी क्लासेस हो रही हैं उसकी पीडीएफ आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक? क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आगे जो पीवाईक्यूज होंगे इन सब में आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो डीमोटिवेशन होता है उससे, ठीक? और अगर आपने वो किया होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जिससे और अब ज़्यादा मोटिवेट होंगे आप, और उससे और भी अच्छी तैयारी होती। तो अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा सारी चीज़ों को पढ़ने में। अगर आप सिर्फ पीडीएफ टू पीडीएफ ही पढ़ते हैं तब भी आपको 15 से 20 दिन तो लगेंगे लगातार। अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं तब भी, मतलब कि अगर दिन में 10 घंटे पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 10 दिन तो आपको लगेगा ही, ठीक? सो जिन्होंने नहीं किया है वो शुरू कर दें तो बेहतर है, ठीक? क्योंकि पीडीएफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्लासेस लेते हैं, क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन बाद में जब आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो उससे क्लासेस का सारी चीज़ें याद आती हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है पीडीएफ पढ़ना, वो स्टार्ट कर दें। सो जिन्होंने फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ऑफर है कि 50% ऑफ चल रहा है क्रेश कोर्सेज में। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्रेश कोर्स होता क्या है? क्रेश कोर्स में आपको पूरे यूनिट के रिवीजन, नोट्स के पीडीएफ, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और रिवीजन क्लासेस का लाइव रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। और आप मेरा रेफरल कोड अलीम10 भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले, बेहतर होगा। तो हम लोग आज कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस पार्ट 2 करेंगे। कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहले आता है कल्चर यानी कि संस्कृति। कल्चर यानी संस्कृति, द शेयर्ड बिलीफ, प्रैक्टिसेस एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो कल्चर किसको कहते हैं? जो शेयर्ड बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, यानी कि शेयर्ड प्रैक्टिसेस होते हैं जो सारे लोग करते हैं, एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक? और उस ग्रुप उस लोगों के ग्रुप का जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो भी कल्चर का पार्ट होता है, ठीक? सो इवन आप ये कह सकते हैं कि कल्चर क्या है? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट का एक समूह है। जो भी चीज़ें मटेरियल हों चाहे नॉन मटेरियल हों, वो अगर किसी ग्रुप की हों, ग्रुप से रिलेटेड हों, तो वो कल्चर कहलाती हैं। द शेयर्ड बिलीफ, तो शेयर्ड बिलीफ होती है, प्रैक्टिसेस होते हैं,
एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कल्चर। ठीक, संस्कृति किसको कहते हैं? लोगों के समूह की साझा मान्यताएं। जब कुछ लोगों के समूह का की जो है जो साझा मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं या भौतिक वस्तुएं होती हैं, इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। समूह की भौतिक वस्तुएं होंगी तभी, किसी एक की भौतिक वस्तु होगी तो वो संस्कृति का हिस्सा नहीं होगी। किसी एक समूह की अगर वो भौतिक वस्तु है तो उसको संस्कृति। जैसे बुक क्या है? बुक क्या है? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो एक समूह की बुक होती है, जैसे मुस्लिम की कुरान है, हिंदुइज्म में आप देखेंगे बहुत सारे वेदास हैं, उपनिषद हैं, ये सारी चीजें जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी कि संस्कृति में आ जाती है। एक भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं और ये संस्कृति का पार्ट होते हैं, क्योंकि वो किसी एक की नहीं होती है बल्कि पूरे ग्रुप की होती है। तो संस्कृति इसी को कहते हैं कि जब लोगों के समूह जो है वो साझा करते हों किसी मान्यताओं को, प्रथाओं को या भौतिक वस्तुओं को, तो ऐसी मान्यताएं, ऐसी प्रथाएं, ऐसी भौतिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संस्कृति कहलाती हैं। ठीक, सो ऐसी भौतिक वस्तुएं संस्कृति कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर क्या होता है? आदर्श संस्कृति। आइडियल कल्चर यानी कि आदर्श संस्कृति। अब आइडियल कल्चर या आदर्श संस्कृति क्या होती है? द स्टैंडर्ड्स अ सोसाइटी वुड लाइक टू एम्ब्रेस एंड लिव अप टू। एक ऐसा स्टैंडर्ड जहाँ पे सोसाइटी अपने कल्चर को रखना चाहती है, जहाँ जिसको सोसाइटी एम्ब्रेस करना चाहती है अपने अपने आप में, और जिसके जरिए ही मतलब जिसके जरिए वो जीना चाहती है। तो ऐसे कल्चर को आइडियल कल्चर कहा जाता है। तो आइडियल मीन्स एक ऐसी चीज जिसको जिसको हम लोग बहुत अच्छा मानते हो। ठीक, सो आइडियल कल्चर क्या होगा कि जिसको सोसाइटी बहुत अच्छा मानती हो और जिसको सोसाइटी अपने अंदर लाना चाहती हो और जिसमें सोसाइटी जीना चाहती हो, ऐसे कल्चर को आइडियल कल्चर कहा जाता है। द स्टैंडर्ड्स अ सोसाइटी वुड लाइक टू एम्ब्रेस एंड लिव अप टू इज कॉल्ड आइडियल कल्चर। ठीक, आदर्श संस्कृति क्या है? एक समाज जिन मानकों को अपनाता है और जीना चाहता है। ठीक, एक समाज जिन मानकों को अपने अंदर अपनाता है या उसी मानकों के साथ ही जीना चाहता हो, तो ऐसे मानकों को आदर्श संस्कृति कहा जाता है। ऐसे समाज के उस मानक को ठीक क्या कहा जाता है? आदर्श संस्कृति कहा जाता है। एक समाज जिन मानकों को अपनाता है या उसके साथ जीना चाहता है, तो ऐसे मानकों को आदर्श संस्कृति कहा जाता है। ऐसे मानकों को आदर्श संस्कृति कहा जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक, सो जो सोसाइटी चाहती है कि वो इम्प्रेस करें अपने अंदर। मानकों मतलब क्या होता है? मानकों मतलब जो मान्यताएं होती हैं या जो मतलब प्रथाएं होती हैं, कुछ हर सोसाइटी के हर समूह की कुछ एक मानक मानक होते हैं। मानक मतलब कि ऐसी चीजें जो वो उस संस्कृति का हिस्सा हो। जैसे कोई संस्कृति है, उसमें अगर वो कहते हैं कि चोरी करना गलत है, ठीक, उस संस्कृति का अगर ये मानना है कि चोरी करना जो है वो गलत है, ये बिलीफ है। ठीक, एक मान्यताएं है ये। ठीक, सो चोरी करना गलत है, अगर इस चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो यानी कि उस समाज का वो मानक बन गया। ठीक, मानक कहते हैं जो रूल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हीं को मानक कहा जाता है। ठीक, वो सोसाइटी, कोई भी समाज के अंदर मानक होता है, सोसाइटी बताती है कि उसके रूल्स एंड स्टैंडर्ड क्या क्या है। ठीक, उन्हीं स्टैंडर्ड्स और रूल को ही मानक कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है मानक? जैसे चोरी करना गलत है, अगर कोई संस्कृति कोई समाज इस बिलीफ को, इस संस्कृति को अपनाती है, तो वो इस समाज का मानक हो गया कि चोरी करना उस समाज के लिए गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है रियल कल्चर यानी कि वास्तविक संस्कृति। रियल कल्चर और वास्तविक संस्कृति क्या होती है? द वे सोसाइटी रियली इज बेस्ड on what actually occurs and exists। ठीक, तो सोसाइटी जो है इस ऐसी जगह पे बेस्ड होती है, यानी कि ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे वो होती है, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। द वे सोसाइटी रियली इज बेस्ड ऑन
रियली नहीं होगा, रिलाई होगा। द वे सोसाइटी रिलाई इज बेस्ड ऑन व्हाट एक्चुअली ऑकर्स एंड एग्जिस्ट। क्या एक्चुअली होता है और एग्जिस्ट करता है, इस चीज को अगर सोसाइटी ढूंढने की कोशिश करती है तो इसी को रियल कल्चर कहा जाता है। वास्तविक संस्कृति क्या है? जिस तरह से समाज वास्तव में इस बात पर आधारित होता है कि वास्तव में क्या होता है और क्या मौजूद है, तो क्या चीज वास्तव में होती है वही वास्तविक संस्कृति कहलाती है। ठीक, कोई चीज है, कुछ मानक ऐसे होते हैं जो वास्तव में वो मौजूद नहीं होते हैं लेकिन वो मानक होते हैं। ठीक, सो अगर कोई मानक ऐसे हैं जो वास्तव में मौजूद होते हैं तो ऐसे मानक को वास्तविक संस्कृति का हिस्सा माना जा सकता है। तो जिस तरह से समाज वास्तव में इस बात पर आधारित होता है कि वास्तव में क्या होता है और क्या मौजूद है, तो इसको वास्तविक संस्कृति कहा जाता है। ठीक, द वे सोसाइटी रियली इज बेस्ड ऑन व्हाट एक्चुअली अकर्स एंड व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इज कॉल्ड रियल कल्चर। ठीक, नेक्स्ट आता है सैंक्शन। सैंक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, जनरली मतलब अल्टरनेटिव ईयर्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सैंक्शन से। तो सैंक्शन की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर कि किस चीज से जो है रिलेट करते हैं आप रिवार्ड एंड पनिशमेंट को। रिवार्ड एंड पनिशमेंट जहां पे भी होगा वो सैंक्शन से रिलेटेड होता है। जहां पे भी रिवार्ड एंड पनिशमेंट होगा वो सैंक्शन से रिलेटेड होता है, प्रतिबंध से रिलेटेड होता है। जहां पे पुरस्कार या दंड हो वो प्रतिबंध से रिलेटेड होता है। ठीक, तो सैंक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैंक्शन या प्रतिबंध होता क्या है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर एक्सेप्टेड बिहेवियर आर वे टू ऑथराइज और फॉर्मली डिसअप्रूव्ड ऑफ सर्टेन बिहेवियर। ठीक, सो एक तरीका है कि किस बिहेवियर को ऑथराइज करना है, किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है और किस बिहेवियर को अनएक्सेप्टेड मानना है और किस बिहेवियर को डिसअप्रूव करना है। ये एक तरीका है। सैंक्शन क्या है? एक तरीका है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं, उसको ऑथराइज करते हैं। और उसको एक्सेप्ट करना, उसको ऑथराइज करने का तरीका क्या है कि आप उसको रिवार्ड देते हैं। ठीक, जब आप किसी काम के लिए किसी को रिवार्ड देते हैं तो आप एक तरीके से उसको प्रूव करते हैं कि वो काम जो उसने किया है वो सही है। ठीक, वो बिहेवियर जो उसने किया है वो सही है। ठीक, जब भी आप रिवार्ड देते हैं तो उसका यही मतलब होता है। ठीक, और अगर आप उसके बदले में पनिशमेंट देते हैं, उसने जो काम किया है उसके बदले में पनिशमेंट देते हैं, तो बाकी समाज के लोग ये समझते हैं कि वो काम जो है जो उसने किया है वो गलत है, वो अनएक्सेप्टेड वर्क है और डिसअप्रूव्ड है। ठीक, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो यही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से जुड़ा होता है सैंक्शन। तो सैंक्शन क्या है? आप किसी काम के लिए रिवॉर्ड देते हैं, किसी काम के लिए पनिशमेंट देते हैं। तो जिस काम के लिए पनिशमेंट देते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसको डिसअप्रूव करते हैं। और जिस काम के लिए आप रिवॉर्ड देते हैं आप ये मानते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अथोराइज करते हैं। ठीक, सो प्रतिबंध क्या है? स्वीकृत व्यवहार के लिए पुरस्कार या दंड। ठीक, किसी एक व्यवहार के लिए पुरस्कार या दंड। कुछ व्यवहारों को अधिकृत या औपचारिक रूप से अस्वीकार करने का एक तरीका। कुछ व्यवहारों को औपचारिक रूप से अधिकृत तरीके से हम उसको अस्वीकार करते हैं। ठीक, सो ऐसे व्यवहार को अस्वीकार करने का तरीका है प्रतिबंध। क्योंकि प्रतिबंध किससे जुड़ा होता है? पुरस्कार या दंड से जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर वो कार्य स्वीकार होगा या वो स्वीकृत होगा या औपचारिक रूप से सही होगा, तो ऐसे कार्य के लिए हम उसको क्या देंगे? पुरस्कार देंगे। अगर आप किसी काम के लिए पुरस्कार देते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वो काम जो है वो अप्रूव्ड है, वो सही है, इसलिए हम उस काम के लिए उसको पुरस्कार दे रहे हैं। ठीक, ठीक। और किसी काम के लिए अगर आप किसी को दंड देते हैं तो बाकी समाज के लोगों को ये पता चलता है या खुद उसको ही ये पता चलता है कि ये काम जो है वो अस्वीकार हो रहा है, यानी ये औपचारिक रूप से या अधिकृत रूप से ये सही नहीं है। ठीक, तभी उसको दंड दिया जा रहा है। ठीक, सो ऐसे व्यवहार को लोग जो है छोड़ना पसंद करते हैं। ऐसे व्यवहार को लोग करना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि उससे दंड जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबंध कहा जाता है।
अगर किसी कार्य के साथ पुरस्कार या दंड जुड़ा हो तो उसको ही प्रतिबंध कहा जाता है। किसी भी एक्शन के साथ अगर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जुड़ा है तो उसको सैंक्शन कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको कि सैंक्शन से हमेशा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जुड़ा होता है, प्रतिबंध से हमेशा पुरस्कार या दंड जुड़ा होता है। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आता है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, अ वे टू इनकरेज कंफर्मिटी टू कल्चरल नॉर्म्स। ठीक, तो एक तरीका है कि आप जो है इनकरेज करें लोगों को कि वो कल्चरल नॉर्म्स को, यानी कि कल्चर के जो नॉर्म्स हैं उनको कंफर्म करें या उनको माने। ठीक, कंफर्म करना मतलब किसी चीज को मानना। तो एक तरीका है, सोशल कंट्रोल क्या है, एक तरीका है लोगों को इनकरेज करने का ताकि वो जो है कल्चर के जो नॉर्म है उसको मानना शुरू कर दें, उसको कंफर्म करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके को क्या कहा जाता है, सोशल कंट्रोल कहा जाता है। सोशल कंट्रोल इज अ वे टू इनकरेज कंफर्मिटी टू कल्चरल नॉर्म्स। सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण है कि सांस्कृतिक मानदंडों, यानी कि संस्कृत के जो मानदंड है उन मानदंडों के अनुरूप प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। उस मानदंडों के अनुरूप लोगों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है जिसको हम लोग सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण के जरिए ही हम लोगों को इस बात पर मनवाते हैं कि लोग सांस्कृतिक मानदंडों को माने और उसके हिसाब से ही चले, उसके अनुरूप ही चले। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है या सोशल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है वैल्यूज यानी कि मूल। अब ये वैल्यूज या मूल क्या होते हैं, अ कल्चर्स स्टैंडर्ड्स फॉर डिसर्निंग व्हाट इज गुड एंड जस्ट इन सोसाइटी। ठीक, समाज में क्या अच्छा है और क्या उचित है ये समझने के लिए एक संस्कृति का मानक है। तो वैल्यूज क्या है, एक स्टैंडर्ड है कल्चर का। ठीक, कल्चर का एक स्टैंडर्ड है जो ये तय करता है कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में बताता है। क्योंकि वैल्यू क्या होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, कल्चर का स्टैंडर्ड होता है और यही बताता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। ठीक, सोसाइटी के अंदर क्या चीज गलत है या क्या चीज सही है, इसी को वैल्यूज कहा जाता है। सो मूल क्या है, समाज में क्या अच्छा है क्या उचित है ये समझने के लिए एक संस्कृति का मानक। ठीक, सो मूल क्या है, समाज में क्या अच्छा है और क्या उचित है ये अगर समझना हो तो उसके लिए एक संस्कृति का मानक है जिसको हम लोग मूल्य कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मोनेथिज्म। मोनेथिज्म क्या है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वरवाद। मोनेथिज्म मतलब जो एक गॉड पे बिलीव करते हो, ओनली वन गॉड पे ये बिलीव करते हैं, उसी को मोनोथिज्म कहा जाता है। मैंने आप लोग को बताया था कि मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है एक, थिज्म मतलब रिलीजन। ठीक, थिज्म मतलब रिलीजन कह सकते हैं या गॉड कह सकते हैं। सो अगर कोई एक गॉड को मानता है, ये कहता है कि सिर्फ एक गॉड है, जैसे मुस्लिम्स में क्या माना जाता है, सिर्फ देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक, सो ये क्या है, ये कौन सा रिलीजन है, ये मोनोथिज्म वाला रिलीजन है, यानी कि ये सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, एकेश्वरवाद। ठीक, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन रियलिटी। तो ये बिलीव करते हैं कि डिवाइन रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। डिवाइन रियलिटी क्या है, जो जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, जिनको हम लोग अल्लाह मानते हैं, ये क्या है, डिवाइन रियलिटी है। ठीक, सो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन रियलिटी। तो मोनोथिज्म में क्या है कि ये बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई डिवाइन रियलिटी है, यूजिंग रिफरिंग टू मोनोथिज्म वन गॉड। ठीक, यूजुअली रिफरिंग टू मोनोथिज्म वन गॉड। ज्यादातर ये जो है सिर्फ एक गॉड की तरफ ही रिफर करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक गॉड है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, मोनोथिज्म कहा जाता है। अगर आपका बिलीफ ये हो कि सिर्फ एक गॉड है यानी कि मोनोथिज्म है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है मोनोथिज्म कहा जाता है। एकेश्वरवाद क्या है, एक के दिव्य वास्तविकता के अस्तित्व में विश्वास। एक दिव्य वास्तविकता के अस्तित्व में विकास को ही आमतौर पर एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर का जिक्र है। ठीक, तो ये बताते हैं कि दिव्य वास्तविकता के अतिरिक्त में विश्वास क्या है। ठीक, यानी कि जो दिव्य वास्तविकता है उसके अस्तित्व में विकास रखना।
तो एकेश्वरवाद क्या मानते हैं कि जो भी दिव्य वास्तविकता है वो सच में है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है। ठीक, आमतौर पर एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर का जिक्र करते हैं, यानी कि ये एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक, तो इसी को एकेश्वरवाद कहा जाता है। ठीक, इसी को एकेश्वरवाद कहा जाता है। पैंथिज्म क्या होता है? पैंथिज्म ऑल इज गॉड, जो ये मानते हैं कि सारी चीजें जो है वो गॉड है, जितनी भी चीजें हैं वो गॉड हैं। इसी को पैंथिज्म या पंथवाद कहा जाता है। ठीक, पैंथिज्म या पंथवाद कहा जाता है। पंथवाद मीन सब कुछ भगवान है, यानी कि ये मानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है? भगवान है। ठीक, तो अगर कोई ये मानता है कि सारी चीजें भगवान है तो उसको पंथवाद कहा जाता है। सारी चीजें गॉड है तो उसको पैंथिज्म कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म पता चल गया, पैंथिज्म पता चल गया। उसके बाद आता है पॉलीथिज्म। पॉली मीन्स मैंने आपको बताया था, पॉली मीन्स क्या होता है? कई। बहु मतलब क्या होता है? कई। ठीक, सो पॉलीथिज्म यानी कि जो कई गॉड पे बिलीव करते हो, मेनी गॉड। जैसे हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि गॉड कई है, तो पॉलीथिज्म मीन्स मेनी गॉड। ठीक, बहुदेववाद यानी कि जो जो कई देवता पे विश्वास रखते हो, यानी कि कई भगवान होते हैं, सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि कई भगवान होते हैं, ऐसी सोच को क्या कहा जाता है? बहुदेववाद कहा जाता है, पॉलीथिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एथीज्म, विदाउट गॉड। एथीज्म क्या है? जो किसी भी गॉड पे बिलीव नहीं करते, किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एथीस्ट कहा जाता है। ठीक, और ऐसी मानसिकता को क्या कहा जाता है? एथेइज्म कहा जाता है। ऐसे बिलीफ को एथेइज्म कहा जाता है, और इसके मानने वाले को एथेइस्ट कहा जाता है, जो ये मानते हैं कि दुनिया में यानी कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, गॉड होते ही नहीं। नास्तिकता जिसको कहा जाता है, तो जो लोग इसको मानते हैं, इस विचारधारा को मानते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। वैसे ये प्रोसेस क्या है? नास्तिकता है। ठीक, यानी कि भगवान के बिना, यानी कि जिनके पास भगवान ना हो, जो किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, किसी भी गॉड पे बिलीफ नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को नास्तिकतावाद या एथेइज्म कहा जाता है। ठीक, theistic religions such as Christianity, Islam, and Judaism all have the monotheistic belief in a God. ठीक, तो theistic religion यानी कि जो मतलब गॉड पे बिलीव करते हैं उसी को थीस्टिक रिलीजन कहा जाता है। ठीक, जो गॉड पे बिलीव करते हैं उसी को थीस्टिक रिलीजन कहा जाता है। तो ऐसे रिलीजन जो गॉड पे बिलीव करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, ऑल हैव द मोनोथीस्टिक बिलीफ इन अ गॉड। ठीक, सो ये सब जो है मोनोथीस्टिक बिलीफ को मानते हैं, यानी कि मोनोथिज्म को मानते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि सिर्फ देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक, whereas a polytheistic religion such as Hinduism hold a belief in many God। लेकिन अगर आप पॉलीथिस्टिक रिलीजन यानी कि जैसा कि हिंदुइज्म की बात मैंने किया है कि हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म है, यानी कि कई गॉड को मानते हैं, सो ये इनका बिलीफ होता है कई गॉड में, इसीलिए इसको पॉलीथिस्टिक कहा जाता है। ठीक, ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे ईश्वरवादी धर्म सभी एक ईश्वर में एकेश्वरवादी विश्वास रखते हैं। ठीक, तो ये जो ईसाइयत है, इस्लाम है, यहूदी धर्म है, ये सारे लोग ये मानते हैं कि सिर्फ एक ईश्वर है। हालांकि एक आपदा की वजह से, ठीक, वो लोग जो है उनका साथ नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी जो है वो ये मानते थे कि ईश्वर, ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी जो है वो बगैर किसी ईश्वरवादी धर्म की वजह से एक ईश्वर में एक एकेश्वरवादी विश्वास रखते हैं। ठीक, सो बगैर इनके साझा हुए, बगैर किसी चीज के साझा हुए जो है कोई ईश्वर, ईसाइयत, इस्लाम, यहूदी धर्म जैसे ईश्वरवादी धर्म सभी एक ईश्वर में एकेश्वरवादी विश्वास रखते हैं।
यानी कि एकेश्वरवादी विश्वास रखने का क्या मतलब होता है कि एक ही ईश्वर पे ये ज्यादातर विश्वास रखते हैं। हालांकि अगर आप जो देखें जो है बहु ईश्वरवादी जो होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म जो है वो कई देवताओं को मानते हैं, कई देवताओं पे ये विश्वास रखते हैं। ठीक। सो एकेश्वरवादी यानी कि जो एक ही धर्म को मानते हों, जैसे कि इस्लाम है, ईसाइयत है, यहूदी धर्म है, ये ईश्वरवादी होते हैं। ईश्वरवादी होते हैं यानी कि ईश्वर पे बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि ईश्वर होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि हिंदुइज्म में वो बहुदेववादी यानी कि बहु ईश्वरवादी विश्वास रखते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि ईश्वर कई होते हैं। ठीक। चेंजिंग मटेरियल कल्चर, बदलती भौतिक संस्कृति क्या होती है? मटेरियल कल्चर इज द एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी grounded in the object and architecture that surrounded people। ठीक। सो चेंजिंग मटेरियल कल्चर क्या है? अगर किसी मटेरियल कल्चर में कोई चेंज आ रहा है तो उसी को चेंजिंग मटेरियल कल्चर कहा जाता है। ठीक। मटेरियल कल्चर इज द एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। मटेरियल कल्चर क्या है? एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी है, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट में होती है, किसी आर्किटेक्चर में होती है, या कोई सराउंडेड पीपल्स के अंदर ही होती है। ठीक। जिसको आप देख सकते हैं। एस्पेक्ट रियलिटी किसको कहते हैं? जिसको आप देख सकते हैं, दूसरे को दिखा सकते हैं। ठीक। सो मटेरियल कल्चर इज द एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। मटेरियल कल्चर क्या है? एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी है, ग्राउंडेड इन द ऑब्जेक्ट एंड आर्किटेक्चर दैट सराउंडेड पीपल। जो कहाँ पे ग्राउंडेड होती है? ऑब्जेक्ट और आर्किटेक्चर पे ग्राउंडेड होती है, जो लोगों से घिरी हुई होती है। ठीक। बदलती भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति सामाजिक वास्तविकता का वो पहलू है। तो भौतिक संस्कृति क्या है? सामाजिक वास्तविकता का वो पहलू है जो लोगों को घेरने वाली वस्तुओं और वास्तुकला पर आधारित होता है। जो लोगों को घेरने वाली यानी कि जिनसे ये चीजें घिरी होती, जिन पे लोग बिलीव करते हैं, किसी वस्तु पे अगर ये लोग बिलीव करते हो, किसी वास्तुकला पे बिलीव करते हो, तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? मटेरियल कल्चर यानी कि भौतिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक। जो वास्तविकता पे आधारित हो, यानी कि जिसको आप देख सकते हैं और दूसरे को दिखा सकते हैं। ये आपके माइंड में नहीं होता है, आपके दिमाग में नहीं होता है, बल्कि ये वास्तविक तरीके से एग्जिस्ट करता है, जैसे वस्तुएं होती हैं। एक तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको कल्चर का हिस्सा माना जाता है। It includes the usage, consumption, creation, and trade of objects, as well as the behavior, norms, and rituals that the object create or take part in। अब ये क्या क्या होती हैं? मटेरियल कल्चर में क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें आता है कि आप किसी चीज का यूज कैसे कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसका ट्रेड कैसे हो रहा है, यानी कि मार्केट में बेचा और खरीदा कैसे जा रहा है उसको, एज वेल एज द बिहेवियर, और उससे क्या बिहेवियर आपका जुड़ा हुआ है, क्या नॉर्म्स जुड़ा हुआ है, क्या रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएट और मेक। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट की वजह से क्या बिहेवियर क्रिएट हो रहा है, क्या नॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या रिचुअल क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं मटेरियल कल्चर में। ठीक। सो हर ऑब्जेक्ट के प्रति हर इंसान का एक बिलीफ होता है। ठीक। हर ऑब्जेक्ट के प्रति हर इंसान का एक बिलीफ होता है। जैसे अगर मैं एक सादा कागज लूं और उस सादे कागज पे पैर रखूं, तो कोई मुझको कुछ नहीं कहेगा। ठीक। कोई मुझको कुछ भी नहीं कहेगा अगर मैं उस सादे कागज पे पैर रख दूं। लेकिन उसी जगह पे अगर एक मैं सादा कागज लेता हूं, उस पे किसी भगवान का नाम लिखता हूं, या इवन अल्लाह का नाम लिख के मैं उसको उसको पैरों तरह दबाता हूं, तो क्या होगा? इससे कई लोगों के बिलीफ को, कई लोगों के बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। ठीक। कई लोगों के बिलीफ को ठेस पहुंच सकती है। तो इसी चीज को कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे कल्चर जुड़े हुए होते हैं। ठीक। सो इट इंक्लूड्स द यूजेज, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने उस पर कुछ लिखे बगैर उसका इस्तेमाल कर रहा था। कंजप्शन, कैसे आप उसको यूज कर रहे हैं, कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कैसे उसका उस चीजों को बेचा और खरीदा जा रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं मटेरियल कल्चर में। और उस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या बिहेवियर डेवलप हो रहा है, क्या नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, क्या रिचुअल डेवलप हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं। तो इसमें वस्तुओं का उपयोग, यानी कि वस्तु का आप कैसे उपयोग करते हैं, उसका कैसे उपभोग करते हैं, निर्माण और व्यापार के साथ साथ व्यवहार, और उसका निर्माण कैसे करते हैं या उसके साथ व्यापार कैसे करते हैं, यानी मार्केट में कैसे उसको
बेचते और खरीदते, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे मतलब आप अगर अ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मतलब कोई ऐसी बुक हो जैसे वेद वेद वगैरह हो, कुरान वगैरह हो, इन सबको आप खरीदने जाते हैं, तो आम तौर पे जो मतलब लोगों का जो बिलीफ उसके साथ जुड़ा होता है, लोगों की जो आस्था उसके साथ जुड़ी हुई होती है, आप उसका अगर प्राइस पूछेंगे, तो ज़्यादातर दुकानदार जो है उसका प्राइस नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि आप इसकी प्राइस थोड़ी दे सकते हैं। हाँ, ये है कि आप कुछ अमाउंट हमको ऐसा एज़ अ गिफ्ट दे रहे हैं, इसके बदले में, हम इसको बेच नहीं रहे हैं। तो एक क्या है, आस्था उससे जुड़ी हुई है, इसीलिए वो बेचने का नाम नहीं लेते हैं उससे, ठीक। उसको बेचने का नाम नहीं लेते हैं, हालाँकि काम वो वही कर रहे हैं, लेकिन बेचने का नाम नहीं लेते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या व्यापार है, किस तरह से उसका निर्माण हो रहा है, क्या उपयोग कैसे उपयोग कर रहे हैं आप या उसका उपभोग कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं मटेरियल कल्चर यानी कि भौतिक संस्कृति में आ जाती हैं, ठीक। और उसके साथ-साथ जो है कौन से मानदंड, कौन से व्यवहार, कौन से अनुष्ठान शामिल हैं जो वस्तुएँ बनाते हैं, यानी कि वो वस्तुएँ जो इस चीज़ों को बनाती हैं या उसको बनाने में भाग लेती हैं, उसके ज़रिए कौन से व्यवहार डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, कौन से मानदंड विकसित होते हैं या कौन से अनुष्ठान विकसित होते हैं, ये सारे जो है वो भौतिक संस्कृति में आ जाते हैं, ठीक। Some scholars also includes other intangible phenomena that includes sound, smell, and events, while some even consider language and media as part of it. कुछ स्कॉलर ये मानते हैं यानी कि मटेरियल कल्चर में कुछ स्कॉलर इंक्लूड करते हैं जो इनटेंजिबल फेनोमेना है। इनटेंजिबल फेनोमेना यानी कि जो टेंजिबल ना हो, टेंजिबल कहते हैं जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे इनटेंजिबल फेनोमेना को भी कुछ स्कॉलर जो है वो मटेरियल कल्चर में रखते हैं। दैट इंक्लूड साउंड। साउंड को आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, ठीक। सुन सकते हैं सिर्फ, आप उसको देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको भी कुछ स्कॉलर जो है वो मटेरियल कल्चर में रखते हैं। स्मेल, स्मेल क्या है, आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो इसको भी उन्होंने कुछ स्कॉलर ने मटेरियल कल्चर में रखा है। एंड इवेंट्स, ठीक। और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आप जो है देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटेंजिबल होते हैं, और ऐसी चीज़ों को भी कुछ स्कॉलर ने क्या रखा है, मटेरियल कल्चर में रखा है। जबकि कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो लैंग्वेज और मीडिया को भी इसका पार्ट मानते हैं। तो ये मानते हैं कि लैंग्वेज और मीडिया भी इसी का मटेरियल कल्चर का ही पार्ट है, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि मटेरियल कल्चर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो साउंड, स्मेल एंड इवेंट्स भी कुछ स्कॉलर के अकॉर्डिंग साउंड, स्मेल एंड इवेंट्स भी जो है वो मटेरियल कल्चर का पार्ट्स हैं। जबकि आप देखेंगे कि कुछ स्कॉलर ये भी बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज और मीडिया भी जो है वो किसका पार्ट है, वो मटेरियल कल्चर का ही पार्ट है, ठीक। कुछ विद्वान अन्य अमूर्त घटनाओं को भी शामिल करते हैं। तो कुछ विद्वान क्या करते हैं, कुछ अमूर्त घटनाओं को भी शामिल करते हैं। अमूर्त घटनाएँ क्या हैं? जो मूर्त नहीं होती हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जैसे कि ध्वनि। ध्वनि क्या है? देख नहीं सकते या दिखा नहीं सकते। ध्वनि क्या है? जिसको आप देख नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं, ठीक। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसको भी मटेरियल कल्चर का ही हिस्सा माना है, ठीक। यानी कि भौतिक संस्कृति का हिस्सा माना है। गंध है, ठीक, गंध या खुशबू कह सकते हैं आप, ठीक। तो खुशबू या गंध को आप जो है देख नहीं सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते या दूसरे को दिखा भी नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं। तो गंध या खुशबू भी जो है इसीलिए कुछ विद्वानों के अनुसार ये भी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। और कुछ घटनाएँ भी ऐसी हैं जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते या दिखा नहीं सकते। ऐसी घटनाओं को भी कुछ विद्वानों ने क्या किसमें रखा है, ये भी भौतिक संस्कृति में रखा है। जबकि कुछ लोगों ने कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भाषा और मीडिया भी इसी का हिस्सा है, ठीक। भौतिक संस्कृति का हिस्सा ये भाषा और मीडिया को भी मानते हैं, ठीक। भाषा और मीडिया को भी भौतिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। 1 मिनट।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। सो अकॉर्डिंग टू कहमैन, कहमैन क्या है? कहमैन एक स्कॉलर हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है भौतिक कल्चर यानी कि मटेरियल कल्चर क्या है? पीपल इन्फ्यूज ऑब्जेक्ट दे ओन विद अ हायर वैल्यू देन दे डू इफ दे डू नॉट ओन द ऑब्जेक्ट। ठीक, सो इनका कहने का क्या मतलब है कि ये उन चीजों की कम वैल्यू करते हैं जो उनके पास है, ठीक, और उन चीजों की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो उनके पास नहीं है। ठीक, सो ये आप एक जनरल टर्म में भी आप सुनते आ रहे होंगे कि लोगों को किसी चीज की वैल्यू तब तक नहीं होती है जब तक वो चीज उसके पास होती है। जैसे ही वो चीज उसके पास से चली जाती है तब उसको उसकी वैल्यू समझ में आती है। सो यही कहमैन भी कहते हैं कि लोग जो है किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू तब तक नहीं करते हैं जब तक वो चीज उनके पास होती है। जैसे ही वो चीज उनके पास से चली जाती है वो उसकी वैल्यू करने लगते हैं। या दूसरे वर्ड्स में अगर इसको समझें कि लोग किसी चीज की जो चीजें उनके पास है लोग उसकी वैल्यू कम करते हैं उसके मुकाबले में जो चीजें उनके पास नहीं है। यानी कि जो चीज उनके पास नहीं है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और जो चीज उनके पास है उसकी वैल्यू कम होती है। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं हम लोग कि एक आदमी के पास अगर बाइक है तो वो जो है बाइक की वैल्यू कम करेगा कार के मुकाबले में क्योंकि कार उसके पास नहीं है। ठीक, तो चूंकि कार उसके पास नहीं है इसीलिए वो लगेगा कि उसको वो जो है वैल्यू करेगा कार को ज्यादा। हालांकि जिसके पास कार है वो कार की वैल्यू कम कर रहा है, वो और भी बड़ी चीज खरीदने की सोच रहा है, ठीक, और अच्छी कार खरीदने की, प्राइवेट जेट खरीदने की सोच रहा है। ठीक, सो जो चीज उसके पास है उसकी वैल्यू वो नहीं कर रहा है। एक आदमी के पास बाइक है, वो बाइक की वैल्यू ना करके कार की वैल्यू कर रहा है क्योंकि कार की वैल्यू नहीं है, कार जो है उसके पास नहीं है इसीलिए वो कार की वैल्यू कर रहा है। ठीक, सो बाइक की वैल्यू ना करके कार की वैल्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि कार उसके पास नहीं है। हालांकि अगर आप देखें साइकिल वाले के मुकाबले में तो उसके लिए बाइक की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक, उसके लिए बाइक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके पास बाइक है वो बाइक की वैल्यू नहीं कर रहा है। ठीक, तो यही कैमन कहते हैं कि पीपल इन्फ्यूज ऑब्जेक्ट दे ओन विद अ हायर वैल्यू देन दे डू इफ दे डू नॉट ओन द ऑब्जेक्ट। ठीक, सो ये ज्यादातर उन चीजों की वैल्यू ज्यादा करते हैं जो उनके पास नहीं होती हैं। ठीक, और उन चीजों की कम करते हैं जो उनके पास होती। ठीक, सो कैमैन के अनुसार लोग उन वस्तुओं को अधिक मूल्य देते हैं जो उनके पास होती हैं यदि वो वस्तु के मालिक नहीं होते। तो अगर वो उसके वस्तु के मालिक नहीं होते हैं तो उसकी वैल्यू वो ज्यादा करते हैं। ठीक, अगर वो उस वस्तु के मालिक नहीं होते हैं तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं, खासतौर से जो चीज उनके पास नहीं होती है उसके मुकाबले में वो जो चीज उनके पास है उसकी वैल्यू कम करते हैं। ठीक, सो यही कैमन का कहना था कि पीपल इन्फ्यूज ऑब्जेक्ट दे ओन विद अ हायर वैल्यू देन दे डू इफ दे डू नॉट ओन द ऑब्जेक्ट। मॉस का क्या कहना है? मॉस defines the gift as creating a special bond between the giver and receiver। ठीक, सो मॉस का कहना क्या है? मॉस डिफाइन द गिफ्ट एज क्रिएटिंग अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर। मॉस ने जो है एक गिफ्ट को डिफाइन किया है, मॉस ने गिफ्ट को डिफाइन किया और ये कहते हैं कि ये क्या करता है, गिफ्ट क्या करता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है किनके बीच में, जो गिफ्ट देता है और जो गिफ्ट लेता है दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। तो डिफाइंस द गिफ्ट एज क्रिएटिंग अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर। आपने देखा होगा कि जो आपको गिफ्ट देता है या आप जिसको गिफ्ट देते हैं उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है, एक स्पेशल बॉन्ड होता है, तभी आप जो है स्पेशल बॉन्ड होता है तभी आप उसको गिफ्ट देते हैं या उससे गिफ्ट लेते हैं। ठीक, हर किसी को तो हम लोग गिफ्ट देते नहीं है, किसी स्पेशल पर्सन को ही गिफ्ट दिया जाता है। ठीक, अब वो आपके लिए कोई भी हो सकता है स्पेशल पर्सन। सो किसी एक को गिफ्ट दिया जाता है और उसके जरिए गिफ्ट लिया जाता है। तो कुछ स्पेशल पर्सन होते हैं
और यही मॉस डिफाइन कर रहे हैं कि गिफ्ट की वजह से एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है किनके बीच में, जो गिवर है और जो रिसीवर है, यानी कि जो गिफ्ट ले रहा है और जो गिफ्ट दे रहा है। मॉस के उपहार को देने वाले और लेने वाले के बीच एक विशेष बंधन बनाने के रूप में परिभाषित किया है। तो मॉस जो है उपहार को कैसे परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं कि एक विशेष बंधन है, एक विशेष बंधन बनाता है किनके बीच में, जो उपहार लेते हैं और जो उपहार देते हैं, उन दोनों के बीच में एक विशेष बंधन बन जाता है। किसकी वजह से? उपहार लेने देने की वजह से। ठीक, तो ये मॉस का कहना है। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने सबको ऐड कर दिया है, ताकि मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो। According to Morse, the giver never really leaves the gift but becomes part of the receiver's future by inserting the gifts into their life. ठीक, मॉर्स के अनुसार देने वाला वास्तव में कभी भी उपहार नहीं छोड़ता, बल्कि उपहार को अपने जीवन में शामिल करके प्राप्तकर्ता के भविष्य का हिस्सा बन जाता है। ठीक, सो जो उपहार देता है, यानी कि जो गिफ्ट देता है, यानी कि जो गिवर है गिफ्ट का, ठीक, नेवर रिलाई लीव्स द गिफ्ट, ठीक, रियली लीव्स द गिफ्ट, मतलब कि वो गिफ्ट नहीं देता है, सिर्फ वो गिफ्ट नहीं देता है, बल्कि वो जिसको वो गिफ्ट दे रहा है उसके फ्यूचर में एक स्पेशल जगह बना लेता है। ठीक, बट बिकम्स पार्ट ऑफ द रिसीवर्स फ्यूचर, रिसीवर्स के फ्यूचर का एक पार्ट बन जाता है बाय इंसर्टिंग द गिफ्ट इनटू देयर लाइफ, अपनी लाइफ में गिफ्ट को इंसर्ट करके, मतलब उनको गिफ्ट देकर जो है उनके फ्यूचर में एक अलग जगह बना लेता है। ये कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू मॉस। मॉस के अनुसार देने वाला वास्तव में कभी भी उपहार नहीं छोड़ता, यानी कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उपहार दे रहा है, बल्कि उपहार के माध्यम से उसके जीवन में जो उसका जो प्राप्तकर्ता है उसके जीवन में या उसके भविष्य का एक हिस्सा बन जाता है, वो हमेशा के लिए उसके भविष्य का एक हिस्सा बन जाता है। ये मॉस के अकॉर्डिंग। ठीक, अ गिफ्ट लीड्स एट सम पॉइंट टू अनदर गिफ्ट इन रिस्पॉन्स। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि एक गिफ्ट की वजह से दूसरी गिफ्ट भी आती है, यानी कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वापस से आपको वो गिफ्ट देता है। ठीक, सो ऐसे मतलब यही कहा है इन्होंने कि अ गिफ्ट लीड्स टू एट सम पॉइंट टू अनदर गिफ्ट इन रिस्पॉन्स। ठीक, तो रिस्पॉन्स में एक दूसरे गिफ्ट दी जाती है, पहले एक आदमी ने गिफ्ट दिया दूसरे को, फिर वो आदमी रिस्पॉन्स में उसको दोबारा गिफ्ट दे रहा है। ठीक, सो ऐसा भी होता है, विच क्रिएट्स अ स्पेशल रेसिप्रोकल बाउंड बिटवीन पीपल, जो है रेसिप्रोकल बाउंड जो है क्रिएट करता है बिटवीन पीपल, यानी कि रेसिप्रोकल बाउंड मतलब एक दूसरे से लेन देन चलता रहता है, गिफ्ट लेना और देना चलता रहता है। ठीक, सो एक रेसिप्रोकल बाउंड, एक स्पेशल रेसिप्रोकल बाउंड बन जाता है लोगों के बीच अगर गिफ्ट लिया और दिया जाता है तो। ठीक, सो अ गिफ्ट लीड्स एट सम पॉइंट टू अनदर गिफ्ट टू रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स विच क्रिएट्स स्पेशल रेसिप्रोकल बॉन्ड बिटवीन पीपल, जो एक स्पेशल रेसिप्रोकल बॉन्ड बनाता है लोगों के बीच। ठीक, जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं और वापस से आपको गिफ्ट मिलता है, जैसे आप किसी के बर्थडे पे गिफ्ट दिए समझ लेते हैं। ठीक, और वो दोबारा जो है आपके बर्थडे का इंतजार करेगा, जैसे ही आपका बर्थडे आएगा वो आपको भी गिफ्ट देगा। तो इस तरह से आपके बीच में, दोनों के बीच में एक रेसिप्रोकल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि सिर्फ गिफ्ट लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए यहाँ एक्सेप्शन रखा गया है। एक उपहार किसी बिंदु पर प्रतिक्रिया में दूसरे उपहार की ओर ले जाता है। तो एक उपहार जो है किसी बिंदु पर प्रतिक्रिया में दूसरे उपहार की ओर ले जाता है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी को उपहार देते हैं तो उसके प्रतिक्रिया में वो आपको उपहार देता है। ठीक, अगर आप किसी को उपहार देते हैं तो उसके प्रतिक्रिया में वो आपको उपहार देता है। इस तरह से एक लेन-देन का सिलसिला बन जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, एक विशेष पारस्परिक बंधन बन जाता है। एक विशेष पारस्परिक बंधन बन जाता है, जैसे आप किसी के जन्मदिन पर आपने उपहार दिया, वो आपके जन्मदिन का इंतजार करेगा और आपके जन्मदिन पे वो भी आपको उपहार देगा। ठीक, सो एक उपहार जो है वो प्रतिक्रिया में दूसरे उपहार की ओर ले जाता है और इसी वजह से एक विशेष पारस्परिक बंधन बन जाता है। ठीक,
Cultural lag. Material culture tends to diffuse more quickly than non-material culture. कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग होता है जब मटेरियल कल्चर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हो नॉन मटेरियल कल्चर के मुकाबले में। तो आपने देखा है कि जब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाने लगते हैं। ठीक। सो क्या होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो उतना तेज़ी से नहीं डेवलप होता है। हमारा नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि जो हमारा बिलीफ है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो उतना तेज़ी से डेवलप नहीं हो रही हैं जितना टेक्नोलॉजी तेज़ी से डेवलप हो रही है। ठीक। सो अगर इन दोनों के बीच में कोई लैग बन रहा है यानी कि कोई डिफरेंस हो रहा है, तो इसी को कल्चरल लैग नाम दिया गया है। ठीक। मटेरियल कल्चर टेंड्स टू डिफ्यूज मोर क्विकली देन नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है वो जल्दी जो है डिफ्यूज हो जाता है सोसाइटी में नॉन मटेरियल कल्चर में, यानी कल्चर के मुकाबले में। यानी कि आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी जल्दी पहुंच जाती है, ठीक, जल्दी जो है वो फैलती है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, जबकि नॉन मटेरियल कल्चर इतना तेजी से डिफ्यूज नहीं हो पाता। ठीक। दूसरे शब्द में अगर हम लोग समझे, तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसको लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसको लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बिलीफ है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई थॉट है, तो उसको लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। इसी लैग को क्या नाम दिया गया है? कल्चरल लैग नाम दिया गया है। ठीक। मटेरियल कल्चर टेंड्स टू डिफ्यूज मोर क्विकली देन नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है सोसाइटी में नॉन मटेरियल कल्चर के मुकाबले में। टेक्नोलॉजी कैन स्प्रेड थ्रू सोसाइटी इन अ मैटर ऑफ मंथ। ठीक। सो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक महीने में हो सकता है सोसाइटी में डिफ्यूज हो जाए, सोसाइटी के सारे पार्ट्स तक फैल जाए। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो अगर आज स्टार्ट हुई तो एक महीने के अंदर वो सारे पार्ट्स तक पहुंच जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि आईफ़ोन का जैसे ही नया वर्ज़न आता है, वो सारी सोसाइटी तक पहुँच जाता है, सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। सो टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो सकती है 1 महीने के अंदर और कुछ ही दिन के अंदर, जैसे ही वो लॉन्च हुआ, 15 दिन के अंदर आप देखेंगे हर जगह पे सब लोग वही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। सो यही कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो जल्दी स्प्रेड करती है सोसाइटी में और 1 महीने के अंदर ही वो स्प्रेड हो सकती है। बट इट कैन टेक जनरेशन फॉर द आइडिया एंड बिलीफ ऑफ सोसाइटी टू चेंज। लेकिन एक सोसाइटी के बिलीफ और आइडिया को चेंज करने के लिए जनरेशन लग सकते हैं। जनरेशन लग सकते हैं, जैसे हमने देखा सती प्रथा क्या है? एक आइडिया थी, एक बिलीफ थी, उसको खत्म करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, या विडो से रिलेटेड जो मैरिज था, ठीक, पहले ये बिलीव किया जाता था कि विडो की मैरिज सही नहीं माना जाता है। अब जो है विडो रीमैरिज होने लगी है, ठीक। सो इस बिलीफ, इस आइडिया को चेंज करने के लिए कई जनरेशन लग जाते हैं। तो यही मतलब है कि नॉन मटेरियल कल्चर को चेंज करने में कई जनरेशन लग सकते हैं, लेकिन मटेरियल कल्चर अपने आप जो है 1 महीने के अंदर भी वो पूरी सोसाइटी में फैल सकता है। इसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। जब नॉन मटेरियल कल्चर उतना तेज़ी से डेवलप नहीं हो पाता है, उतना तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं हो पाता है, जितना तेज़ी से मटेरियल कल्चर डिफ्यूज़ हो जाता है, तो इसी को कल्चरल लैग कहा जाता है। मटेरियल कल्चर टेंड्स टू डिफ्यूज़ मोर क्विकली देन नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है नॉन मटेरियल कल्चर के मुकाबले में। टेक्नोलॉजी कैन स्प्रेड थ्रू सोसाइटी इन अ मैटर ऑफ मंथ। ठीक। टेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी में 1 महीने के अंदर भी फैल सकती है, लेकिन वहीं पे आइडियाज़ और बिलीफ जो है वो सोसाइटी में बदलने के लिए महीनों नहीं बल्कि जनरेशंस लग सकते हैं। ठीक। सांस्कृतिक अंतराल किसको कहते हैं? भौतिक सांस्कृतिक अभौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक तेजी से फैलती है। तो ये मानते हैं कि जो भौतिक संस्कृति है वो अभौतिक संस्कृति के तुलना में अधिक तेजी से फैलती है, यानी कि जो भौतिक संस्कृतियाँ होती हैं वो जल्दी समाज में फैल जाती हैं, अभौतिक संस्कृति उतना जल्दी समाज में नहीं फैलती है। प्रौद्योगिकी कुछ ही महीनों में समाज में फैल सकती है। प्रौद्योगिकी जो है वो कुछ ही महीनों में समाज में फैल सकती है, लेकिन समाज के विचारों और विश्वासों को बदलने में पीढ़ियों का समय लग सकता है। यानी कि समाज के जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, उसको बदलने में कई पीढ़ी लग सकता है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूँ तो कृषि में अगर कोई एक नया टूल चल जाए, कोई एक नया जो है अ, मशीन चल जाए, तो उसको लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। 1 महीने में हो सकता है सारे लोग उसी मशीन का यूज़ करने लगें।
ठीक, उसी टेक्नोलॉजी, उसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि वहाँ पे जो है अ, कोई विश्वास है, कोई विचार है, उसको बदला जाए, तो उस विश्वास और विचार को बदलने में कई पीढ़ी लग सकती है। ठीक, उस विश्वास और उस विचार को बदलने में कई पीढ़ी लग सकती है। ठीक। सोशियोलॉजिस्ट विलियम एफ ऑकबर्न, ठीक, तो इन्होंने ही कल्चरल लैग का टर्म जो है वो क्वाइन किया था। सोशियोलॉजिस्ट विलियम एफ ऑकबर्न ने ही कल्चरल लैग का टर्म्स क्वाइन किया था। ठीक, द टर्म कल्चरल लैग टू रिफर टू दिस टाइम क्वाइन द टर्म कल्चरल लैग टू रिफर to this time that elapses between the introduction of a new item of material culture and its acceptance as part of non-material culture। ठीक, सो जो मटेरियल कल्चर का जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है आज की एज में, वो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने को इन्होंने रखा है नॉन मटेरियल कल्चर में, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा है, यानी कि अपने आर्ट, आइडियाज और थॉट को बदलने में बहुत टाइम लगा है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि कल्चरल लैग का टर्म किसने दिया था? विलियम एफ ऑकबर्न ने दिया। ठीक, सोशियोलॉजिस्ट विलियम एफ ऑकबर्न coined the term cultural lag to refer to this time that elapses between the introduction of a new item of material culture and its acceptance as part of non-material culture। ठीक, तो ये याद रखना है कि कल्चरल लैग का टर्म्स किसने दिया था? समाजशास्त्री विलियम एफ वॉन ने ही दिया था। इन्होंने कहा है इस समय को संदर्भित करने के लिए कल्चरल लैग शब्द कहा, तो इन्होंने ही समय को, जो आज का समय है, उसको ही संदर्भित करने के लिए इन्होंने कल्चरल लैग का शब्द गढ़ा है, सांस्कृतिक अंतराल का शब्द गढ़ा है। ठीक, जो भौतिक संस्कृति की एक नई वस्तु की शुरुआत और गैर भौतिक संस्कृति के हिस्से के रूप में इसकी स्वीकृति के बीच समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये मानते हैं कि आज के ज़माने में, आज के समय में जो भौतिक संस्कृतियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हैं, वहीं जो गैर भौतिक संस्कृतियाँ हैं वो बहुत कम तेज़ी से, यानी कि उसकी जो गति है वो बहुत स्लो है। ठीक, और बहुत स्लो गति से वो विकसित हो रही है। ठीक, ये समाजशास्त्री विलियम एफ ऑकबर्न का कहना है। तो आपको ये याद रखना है कि सामाजिक अंतराल का जो टर्म था, जो शब्द था, वो किसने गढ़ा था? वो विलियम एफ ऑकबर्न ने गढ़ा था। तो कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आता है मोरल इकोनॉमी, यानी कि नैतिक अर्थव्यवस्था। मोरल इकोनॉमी क्या है? मोरल इकोनॉमी refers to economic activities viewed through a moral, not just a material lens। ठीक, तो मोरल इकोनॉमी क्या है? कि मोरल इकोनॉमी refers to economic activity, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो मोरल तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को व्यू करती है, सिर्फ मटेरियल लेंस से नहीं, यानी कि सिर्फ आपको पैसा नहीं कमाना है, बल्कि आपके अंदर एक मोरलिटी होनी चाहिए। ठीक, मोरालिटी होना मतलब कि जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने प्रोड्यूस किया, उस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है। ठीक, सो अगर आप मोरल बेसिस पे उसकी प्राइस तय करें, तो मोरल बेसिस पे उसकी प्राइस 15 रुपीज़ हो सकती है। 50% बेनिफिट के साथ उसकी प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ हो सकती है। लेकिन लोग उसको अगर 30 रुपये, 40 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, तो ये क्या है? आप सिर्फ मटेरियल लेंस से उसको देख रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, बल्कि आपके अंदर मोरलिटी नहीं है। इसी को मोरल इकोनॉमी कहा जाता है। अगर आप उसमें मोरल तरीके से आप देखते हैं, मोरली उसको व्यू करते हैं, सिर्फ मटेरियल लेंस से नहीं व्यू करते हैं, तो उसी को मोरल इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे आप जो है कोई मटेरियल बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। खराब चीज़ इस्तेमाल करके बनाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा बचेगा, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करके बनाएंगे तो आपका कम पैसा बचेगा। तो कोई आदमी जो है खराब चीज़ का इस्तेमाल करके बना रहा है, तो वो सिर्फ मटेरियल लेंस से देख रहा है, लोगों को क्या नुकसान होगा इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मटेरियल लेंस से ही देख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि कोई आदमी अच्छे सामान ला के बना रहा है, कि भले ही कम पैसे में उसको मिलेंगे, कम फायदा होगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो यानी कि वो उसको मटेरियल लेंस से नहीं देख रहा है, बल्कि मोरल तरीके से देख रहा है। तो ऐसी इकोनॉमी को मोरल इकोनॉमी कहा जाता है, नैतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नैतिक अर्थव्यवस्था क्या है? नैतिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है। तो ये क्या करती है? आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है,
जिसे केवल एक सामग्री लेंस के माध्यम से नहीं बल्कि एक नैतिक माध्यम से देखा जाता है। तो जिसे लोग जो है जो नैतिक अर्थव्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, वो चीज़ों को सिर्फ एक सामग्री लेंस के हिसाब से माध्यम से नहीं देखते हैं, बल्कि एक नैतिक माध्यम से देखते हैं। एक नैतिक माध्यम से देखना मतलब मैंने समझाया कई एग्जाम्पल देके, ठीक, कि आप किसी सामान को बना रहे हैं तो खराब सामान लेके भी बना सकते हैं, अच्छा सामान लेके भी बना सकते हैं और दोनों की कीमत सेम होगी मार्केट में। ठीक, तो एक आदमी खराब सामान लेके बना देते यानी कि वो सामग्री लेंस से उसको देख रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है, बाकी किसी को क्या नुकसान होगा इससे मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पे एक आदमी जो नैतिक तरीके से या नैतिक माध्यम से उस चीज़ को देखता है, तो वो सोचेगा कि हम अच्छा मटेरियल यूज़ करें ताकि मतलब लोगों को कोई नुकसान ना हो, भले ही हमको कम फ़ायदा हो। ठीक, सो इसी को नैतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो समझ में आ गया मोरल इकोनॉमी क्या होती है? मोरल इकोनॉमी refers to economic activities viewed through a moral, not just a material lens. नैतिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जिसे केवल एक सामग्री लेंस के माध्यम से नहीं बल्कि एक नैतिक माध्यम से देखा जाना चाहिए। ठीक। The definition of moral economy is constantly revisited depending on its uses in differing social, economic, ecological, and geographical situations and times. अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और भौगोलिक स्थितियों और समय के इसके उपयोग के आधार पर नैतिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा पर लगातार दोबारा गौर किया गया। ठीक, मतलब कि मोरल इकोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो हमेशा चेंज होती रही। ठीक, ऐसा नहीं कि मॉरल इकोनॉमी की डेफिनेशन हमेशा स्थिर रही है, हमेशा स्टैटिक रही है, बल्कि ये डायनामिक रही है और हमेशा चेंज होती रही है। चाहे आप उसको इकोनॉमिक बेसिस, सोशल इकोनॉमिक बेसिस पे देखें, इकोलॉजिकल बेस पे देखें। ठीक, इकोलॉजिकल बेस पे नैतिकता क्या है, मोरलिटी क्या है कि आप पेड़ों को आपको नहीं काटना चाहिए, लेकिन बगैर काटे वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मोरल इकोनॉमी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक की वजह से हो, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की वजह से हो, जियोग्राफिक सिचुएशन की वजह से हो या किसी भी सिचुएशन की वजह से हो, मोरल इकोनॉमी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और भौगोलिक स्थितियों और समय में उसके उपयोग के आधार पर नैतिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा पर लगातार दोबारा गौर किया गया है। ठीक, किया जाता रहा है या किया गया है। ठीक। The concept was developed in 1971। अब मॉरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? ये 1971 में डेवलप किया गया था बाय द ब्रिटिश मार्क्सिस्ट social historian and political activist E.P. Thompson in his essay The Moral Economy of English Crowd in the 18th Century। तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1971 में डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया गया था? किसने डेवलप किया था? E.P. थॉम्सन ने किया था। ठीक, और ये क्या थे? ब्रिटिश थे, मार्क्सिस्ट थे और हिस्टोरियन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक, सोशल हिस्टोरियन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ठीक, इन्होंने ही डेवलप किया था मोरल इकोनॉमी का टर्म 1971 में अपनी एक बुक, अपने एस्से में द मोरल इकोनॉमी ऑफ इंग्लिश क्राउड इन 18th सेंचुरी। तो इनके एस्से का नाम था द मोरल इकोनॉमी ऑफ द इंग्लिश क्राउड इन द 18th सेंचुरी। ये E.P. थॉम्सन का एस्से था और इसी में इन्होंने सबसे पहले मोरल इकोनॉमी का टर्म यूज किया। ठीक, to describe and analyze a specific class struggle in a specific era। ठीक, तो इसको मोरल इकोनॉमी का टर्म इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? ताकि डिस्क्राइब कर सके एक स्पेसिफिक इरा में किस तरह से एक स्पेसिफिक क्लास जो है वो क्लास स्ट्रगल वो होता है, उसको एनालाइज करने के लिए ही इन्होंने मोरल इकोनॉमी का टर्म दिया। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पुअर सिटीजन, किसके पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है क्लास स्ट्रगल को? पुअर सिटीजन यानी कि जो सबसे ज्यादा पुअर हैं उनके उनके पर्सपेक्टिव से उसको समझना, उसको एनालाइज करना। और जो पुअरेस्ट सिटीजन है उनको इन्होंने नाम दिया क्योंकि पुअर लोग ज्यादा होते हैं। कहीं पे भी आप देखेंगे जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एक दो होते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो कई होते हैं। इसीलिए E.P. थॉम्सन ने पुअरेस्ट सिटीजन का नाम दिया है द क्राउड। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, द क्राउड। ठीक, तो क्राउड किसको कहा है? उन्होंने पुअरेस्ट सिटीजन को कहा है। ठीक, E.P. थॉम्सन ने क्राउड पुअरेस्ट सिटीजन को कहा है।
द कॉन्सेप्ट वाज यानी कि मोरल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है was developed in 1971 by British Marxist, social historian and political activist E.P. Thompson in his essay The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century to describe and analyze a specific class struggle in a specific era from the perspective of the poorest citizen, the crowd. पुअरेस्ट सिटीजन को इन्होंने नाम दिया है क्राउड। इस अवधारणा को 1971 में ब्रिटिश मार्क्सवादी सामाजिक इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता ईपी थॉम्सन ने अपने निबंध 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भीड़ की नैतिक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट युग में एक विशिष्ट वर्ग संघर्ष का वर्णन किया है और विश्लेषण करने के लिए विकसित किया था। सबसे पहले नागरिक का दृष्टिकोण, सबसे गरीब नागरिक का दृष्टिकोण से इन्होंने उसका विश्लेषण किया था, उसको स्टडी किया था, जिसको उन्होंने भीड़ का नाम दिया। ठीक, तो ये जो अवधारणा है नैतिक अर्थव्यवस्था का, इसको दिया गया था 1971 में। ईपी थॉम्सन ने दिया था अपने निबंध में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भीड़ की नैतिक अर्थव्यवस्था, और इसको किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने समझने की कोशिश की थी, जो सबसे गरीब नागरिक हैं उनके दृष्टिकोण से इन्होंने इसको समझने की कोशिश की थी। ठीक, और जो सबसे गरीब हैं उनको इन्होंने नाम दिया था भीड़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इसीलिए उनको इन्होंने नाम दिया था भीड़ का। इंग्लिश में क्राउड है और हिंदी में भीड़ है। ठीक, थॉम्सन ट्रेस द रूट्स कॉजेज टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ enclosure system, profiteering during deprivation, soaring prices, and other practices that Thomson associated with free trade, the free market, and the legislative system. He identified with Adam Smith 1776 book The Wealth of Nation. ठीक, सो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है ये याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं आपके। वेल्थ ऑफ नेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो द वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 में। किसने पब्लिश किया था? एडम स्मिथ ने किया था। तो थॉम्सन ट्रेस द रूट्स कॉज, तो मतलब जो मोरल इकोनॉमी का रूट्स कॉज है वो कहाँ से आता है? कंबाइंड इफेक्ट टू इनक्लोजर सिस्टम, profiteering during private deprivation, the soaring prices, and other practices that Thomson associated with free trade. तो थॉम्सन भी फ्री ट्रेड से एसोसिएट थे जो, और ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुए थे लेजिस्लेटिव सिस्टम से, जिसको आइडेंटिफाई किया था एडम स्मिथ ने अपनी बुक जो पब्लिश हुई थी 1776 में, और बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, थॉम्सन ने संलग्न प्रणाली के संयुक्त अभावों और दौरान मुनाफाखोरी, बढ़ती कीमतों और अन्य प्रथाओं के मूल कारकों का पता लगता है। तो ईपी थॉम्सन क्या पता लगाते हैं कि संयुक्त प्रभाव क्या हो रहा है, अभाव के दौरान मुनाफाखोरी, बढ़ती कीमतों के वजह से और अन्य प्रथाओं के मूल कारकों का पता लगाया है कि ये सब क्यों होता है। जो थॉम्सन मुक्त व्यापार, मुक्त बाजार और हस्तक्षेप प्रणाली से जुड़े थे। ये ज़्यादातर जो है हस्तक्षेप प्रणाली से जुड़े थे। ईपी थॉम्सन मुक्त व्यापार से जुड़े थे, मुक्त बाजार से जुड़े हुए थे। ठीक, और ये इन्होंने कहाँ से लिया था? ये एडम स्मिथ की पुस्तक से लिया था। वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में, और उसका नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ है, लेकिन बुक का नाम हिंदी में भी सेम होता है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, 1 मिनट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व का सहयोग। एक सामाजिक उत्तरदायित्व का सहयोग, तो एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है किसी भी सहयोग का, एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्शन का, क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कारपोरेट सेक्टर होगा ये, कॉर्पोरेट नहीं होगा, कारपोरेट होगा, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, कारपोरेट होगा ये, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CORPORAT, कारपोरेट होगा, ठीक। In the early 20th century, Mahatma Gandhi introduced the concept of trusteeship, helping socio-economic growth. तो हम लोगों ने गांधी को पढ़ते वक्त ये पढ़ा है कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। So in 20th century, महात्मा गांधी introduced the concept of trusteeship. महात्मा गांधी ने 20th century में ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए किया था, हेल्पिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इन्होंने हेल्प किया था सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक। तो 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी ने सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करने के लिए ट्रस्टीशिप की अवधारणा पेश की थी। तो इन्होंने कहा था कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, उसके लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा पेश की थी 20वीं सदी में, ठीक। 20वीं सदी में इन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा पेश की थी। India became the first country to legislate the need to undertake CSR यानी कि Corporate Social Responsibility Activities and mandatorily report CSR initiatives under Section 135 of the Companies Act 2013. ठीक, तो 2013 में एक कंपनी एक्ट बना था, हम लोगों ने पढ़ा है इस एक्ट के बारे में। उसका सेक्शन 135 ये कहता है कि हर कॉर्पोरेट को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी और उस एक्टिविटीज की रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके नाम से हॉस्पिटल भी होते हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा हॉस्पिटल। ये सारी कंपनियां क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोलती हैं, क्यों स्कूल्स वगैरह खोले जाते हैं, या क्यों कॉलेजेस वगैरह इनके नाम पे या यूनिवर्सिटी वगैरह खोली जाती है, या बहुत सारे इनके एनजीओ चलते हैं इनके नाम से। तो ऐसा क्यों करते हैं, उनको ये मैंडेटरी है, उनको करना पड़ेगा। ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है सेक्शन 135 में कि उनको ये चीज करनी पड़ेगी। तो हर कॉर्पोरेट को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है, ताकि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं ये गवर्नमेंट को बताया जा सके। तो उनको इसकी रिपोर्ट भी देना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है, ठीक। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उन्होंने क्या किया है, इसकी रिपोर्ट भी उनको देना पड़ता है। तो इस काम के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले इंडिया में ने ही इसको अपनाया था, ठीक। यानी कि सबसे पहले इंडिया ने ही ये कहा कि कॉर्पोरेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, ठीक। सो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लेजिस्लेट द नीड टू अंडरटेक CSR activities and mandatorily report CSR initiatives under 135 of the Companies Act 2013, ठीक। तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी CSR के जरिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, ठीक। और ये आपको कंपनी एक्ट 2013 के एक्ट सेक्शन नंबर 135 पे ही आपको बाधित करता है कि आपको रिपोर्ट करना होगा और CSR एक्टिविटीज करना भी होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत, तो कंपनी अधिनियम 2013 में एक अधिनियम पास हुआ था, उसकी धारा 135 के तहत ये कहा गया कि हर किसी की, जो भी पूंजीवादी हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी कॉर्पोरेट सेक्शन है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR गतिविधियों को शुरू करने, मतलब एक उनकी एक गतिविधि होनी चाहिए और एक जो है सपोर्ट होना चाहिए। अनिवार्य रूप से वो जो है क्या करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और जो भी उसके तहत उन्होंने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करना है, ठीक। ये कानून लागू किया गया था
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, एक्ट भी याद रखिएगा, सेक्शन भी याद रखिएगा, और क्या कहा गया था वो भी याद रखिएगा। अ कंपनी हुज टर्नओवर, अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? अगर कोई बहुत छोटी कंपनी खोल रहा है, उसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, ये भी डिसाइड होता है कि उस कंपनी में क्या होना चाहिए, ठीक, तब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक होगा। अ कंपनी हुज टर्नओवर इज एटलीस्ट 1000 करोड़, अगर एक कंपनी का टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ हो, नेटवर्थ इज एटलीस्ट 500 करोड़, और उसका जो वर्थ है, नेटवर्थ है, वो 500 करोड़ हो, और नेट प्रॉफिट इज एटलीस्ट 5 करोड़, और उसका नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5 करोड़ हो रहा हो, फॉल अंडर द CSR प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन में आएंगे। तो एक कंपनी अगर उसकी इनकम जो है, उसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ हो, और उसका जो वर्थ है वो 500 करोड़ हो, और प्रॉफिट 5 करोड़ हो, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी जिसका टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ रुपए हो, निवल मूल कम से कम 500 रुपए हो, ठीक, तो निवल मूल कम से कम 500 रुपए हो, टर्नओवर 1000 रुपए हो, और उसका जो लाभ हो रहा है उसका कम से कम 5 करोड़ हो, तो ऐसी कंपनी जो है वो CSR प्रावधानों के तहत आती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वो CSR प्रावधानों के अंदर ही आती है, उसके तहत ही आती है, यानी कि उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। ठीक, under the Act, companies must set up a corporate social responsibility committee that recommends a corporate social responsibility policy to the board and monitor the same। ठीक, सो इस एक्ट में क्या कहा गया था? कंपनीज मस्ट सेटअप अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर कंपनी जो है एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी जो है वो सेटअप करेगी, और वो कमेटी का काम क्या होगा? वो रिकमेंड करेगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पॉलिसी को, तो वो और उसको मॉनिटर करेगी। ठीक, यानी कि वो कमेटी उनको रिकमेंड करेगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और फिर वो कॉर्पोरेट उस काम को करेगा, और जब वो उस काम को करेगा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसको मॉनिटर भी यही कमेटी करेगी। ठीक, तो अधिनियम के तहत ये कहा गया कि कंपनियों को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना चाहिए। तो हर कंपनी को ये जो भी इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो कंपनी जो है, हर कंपनी एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना चाहिए उसको। ठीक, और वो बोर्ड हो एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सिफारिश करती है, यानी कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में आपको क्या करना है, इस बात की वो सिफारिश करती है। ठीक, और फिर अगर वो सिफारिश मानी जाती है तो उसकी निगरानी भी यही बोर्ड, यही समिति करती है। ठीक, सो अंडर द एक्ट कंपनीज मस्ट सेट अप अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी that recommend a corporate social responsibility policy to the board and monitor the same। अधिनियम के तहत कंपनियों को एक ऐसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना चाहिए जो बोर्ड को निगरानी द प्रीवियस 3 ईयर ऑन CSR एक्टिविटीज। तो 3 साल में उनकी जो भी प्रॉफिट हुई है, उसका 2% वो CSR एक्टिविटीज में खर्च करेंगे। तो ये रूल है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है, अब वो कॉर्पोरेट कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी कम से कम अपना 2% जो है वो, जो उसका 3 साल का नेट प्रॉफिट है, उसका 2% किस पे खर्च करेगी? वो CSR एक्टिविटीज में खर्च करेगी। तो जो ये हॉस्पिटल्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह खोले जाते हैं ना, ये इसी वजह से खोले जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ये लोग ये स्कूल वगैरह खोलते हैं।
या जो एनजीओ वगैरह चलाए जाते हैं, ये सीएसआर का जो मनी है उसको ही स्पेंड करने के लिए ये चलाते हैं, क्योंकि इनके जो 3 साल का प्रॉफिट है उसको ये सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करेंगे। अधिनियम कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों पर पिछले 3 वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये अधिनियम कहता है कि आपका जो 3 साल में जो पूरा लाभ हुआ है, उस लाभ का 2% जो है आपको इसमें खर्च करना है, सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना है। ठीक, सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना है। सीएसआर वही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इतना पैसा, जैसे सपोज करिए इंडिया की बात अगर मैं करूं, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप, यानी कि ये अधिनियम, गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि आप इस कंट्री से इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी इस कंट्री के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कुछ ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज आपको करनी है, एक ये जरूरी है उनको कि वो कुछ ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे। तो ये क्या करते हैं, स्कूल वगैरह खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं। तो ये हर कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, उनके नाम से बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस भी होते हैं, ठीक, बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स होते हैं। तो ये सब किस लिए करते हैं, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ही करते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर ये कानून है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप अगर यहाँ से कमाते हैं, इस कंट्री से आप इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जितना भी 3 साल में प्रॉफिट कमाया है आपने, उसका 2% इस कंपनी के, इस कंट्री के वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। उसी को सीएसआर एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है। अधिनियम कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों पर पिछले 3 वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये अधिनियम क्या कहता है कि आप इसी देश से इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए इस देश के लिए, कुछ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए इस देश के लिए। तो कम से कम आप इतना करिए कि आप 3 साल में जितना कमा रहे हैं, जितना पैसा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, उसका 2% जो है वो कंट्री के लाभ के लिए, कंट्री के जो है देश के विकास के लिए काम करें, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए आप उतना पैसा खर्च करें। ठीक, तो ये उनके सीएसआर गतिविधि में आ जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया क्या होता है सीएसआर। specified under 7 of the Companies Act 2000, Schedule 7 of the Companies Act 2013। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शेड्यूल 7 में आता है। ठीक, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 में आता है। सम मेजर एक्टिविटीज इंक्लूड्स। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इरेडिकेटिंग हंगर, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, एनजीओ चलाती हैं, और वो एनजीओ जो है फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मेन काम है उनका, क्योंकि वो हंगर इरेडिकेट करने के लिए वो काम करेंगे, पॉवर्टी खत्म करने के लिए काम करेंगे। तो आपने देखा होगा कई कंपनियां जो है फेलोशिप वगैरह देती हैं रिसर्च स्कॉलर को, या मतलब पढ़ाई के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है। ये सब क्यों करते हैं भाई, उनके पास पैसा बढ़ा तो है नहीं कि मतलब वो कर रही हैं। अगर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कंपनी बंद कर दो, बैठ के कमा के खाओ, मतलब जो भी कमाया वो खाओ बैठ के। लेकिन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनीज एक्ट 2013 की के अकॉर्डिंग ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो करते हैं। ठीक, सो हंगर को ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए आपको ये सारे काम करने हैं। ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों को, ठीक, या जो भूखे हैं उनको। ठीक, हाँ, या मतलब सर्दियों में आपने देखा होगा कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एनजीओ के जरिए। तो ये सब क्यों करते हैं, ये सब वो अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। ठीक, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट है। ठीक, तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो, हाँ, वो
कंपनी जो अधिनियम है 2013 का, उसकी अनुसूची 7 में आता है, ठीक। और उसमें कुछ प्रमुख गतिविधियां भी शामिल हैं कि मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या गतिविधियां हैं। उन गतिविधियों में आता है भूख को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना और कुपोषण का उन्मूलन, ठीक। कुपोषण को खत्म करना, तो इन सारी चीज़ों को खत्म करना। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो होते हैं वो इस तरह के एनजीओ चलाते हैं जो फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म कर रहे हैं, ठीक। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई खुशी से नहीं करते हैं, ठीक। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, दूसरा क्या है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे ये। एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए वो अपना पैसा खर्च करेंगे। सेटिंग ऑफ होम्स, और घर वगैरह बनाने के लिए, ठीक। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, घरों की स्थापना करने के लिए, ठीक। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारे फील्ड में काम करता है। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये काम करते हैं, ठीक। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम्स, इंश्योरिंग इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। यानी आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं, उनके पास ऐसे कुछ एनजीओ होते हैं जो जगह जगह पे जाके प्लांटेशन करते हैं, ठीक। जगह जगह पे जाके प्लांटेशन करते हैं, या आपने देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होती हैं जहाँ पे जो किसी कॉर्पोरेट की ज़मीन होती है, वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया जाता है, ठीक। फॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, अफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, ठीक। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इनसे होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, ये सब एसडीजीज में है, वही सब जो है इंडिया कराता है अपने कॉर्पोरेट, ठीक। ये एसडीजीज गोल में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए ये कॉर्पोरेट को जिम्मेदारी, ऑल्दो गवर्नमेंट भी इस पर एक्ट करती है, गवर्नमेंट भी इसको ये सारे काम करने के लिए फंड पास करती है और काम भी कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं ये सब काम करने के लिए। लेकिन ये कॉर्पोरेट को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इन्हीं फील्ड में काम कर सकते हैं और किसी फील्ड में नहीं। पता चला वो किसी और फील्ड में उनको काम करने के लिए दे दिए, वो उससे भी प्रॉफिट कमाने हैं, ठीक। तो इसीलिए उनकी फील्ड तय की जाती है कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते, ठीक। सो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आप काम करेंगे, आपकी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे, घरों की स्थापना करेंगे, ठीक। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, तो पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करती है, ठीक। तो समझ में आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैं इसको एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे हमने सीमा यहाँ पे तय की है कि 1000 जो है उसका टर्नओवर हो, 500 कम से कम उसका जो है नेटवर्थ हो, और कम से कम 5 करोड़ जो है, 1000 करोड़ जो है उसका टर्नओवर हो, और 500 करोड़ जो है उसका कम से कम क्या हो, नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना हो उसका मतलब नेटवर्थ हो, ठीक। टर्नओवर कितना हो, 1000 करोड़ का हो, और नेटवर्थ कितना हो, 500 करोड़ का हो, और उसकी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ की हो, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक। अब इनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि इन्होंने जितना भी 3 साल में कमाया है, जितना भी प्रॉफिट कमाया है, उसका 2% क्या करेंगे ये, उसका 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करेंगे। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, पॉवर्टी को खत्म करना है, ठीक। हंगर को खत्म करना है, ठीक। और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है, और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, घर वगैरह बनाने हैं, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हाँ, बिल्कुल करते हैं, करना पड़ता है उनको। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि मतलब वो कुछ दिखावा करते हैं, फिर उससे भी प्रॉफ़िट कमाने लगते हैं। लेकिन फिर भी मतलब है, होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, ख़ास तौर से आपने टाटा इंस्टीट्यूट के बहुत सारे, जैसे टाटा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्या है, कैंसर वगैरह का फ्री में इलाज किया जाता है। तो ये सब किस लिए है? ये सब
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक, तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक, ये उनकी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी को करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले आता है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। तो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल लर्निंग विच यूजुअली टेक्स प्लेस विद इन द प्रीमिसेस ऑफ स्कूल। ठीक, तो फॉर्मल एजुकेशन को फॉर्मल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, जो ज़्यादातर जो है स्कूल प्रीमिसेस में होती है, यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है और उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमिसेस में भी ये होती है। फॉर्मल लर्निंग या फॉर्मल एजुकेशन आप कहाँ पे हासिल करते हैं? घर पे तो नहीं हासिल कर पाते हैं, आप स्कूल वगैरह में ही जाके हासिल करते हैं। ठीक, सो औपचारिक शिक्षा, इसको औपचारिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, औपचारिक समझ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, जो आमतौर पर स्कूल के परिसर में ही होती है। आप घर पे जो है औपचारिक शिक्षा नहीं हासिल करते हैं, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा हासिल करते हैं। ठीक, और ये आमतौर पे जो औपचारिक शिक्षा है ये स्कूल के परिसर में ही होती है, इससे बाहर नहीं होती। ठीक, स्कूल परिसर में ही औपचारिक शिक्षा होती है। It refers to the basic academic knowledge that a child learn in a formal manner. ठीक, ये क्या है? बेसिक एकेडमिक नॉलेज होती है जो एक बच्चा सीखता है फॉर्मल तरीके से। ठीक, ये बेसिक एकेडमिक नॉलेज होती है जो एक बच्चा सीखता है, कैसे? फॉर्मल तरीके से। ये बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है जो एक बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है। जो एक बच्चा जो है वो औपचारिक तरीके से सीखता है, एक ऐसी शिक्षा को संदर्भित करता है, शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है जो एक बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है। दिस कंटिन्यूज फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल एंड फर्दर ऑन टू कॉलेज। ठीक, तो ये कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल, जिसको हम लोग प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये एलिमेंट्री स्कूल से शुरू होता है, चाहे प्राइमरी स्कूल से शुरू होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह तक पहुँचता है। ठीक, ये एक प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय और आगे महाविद्यालय तक जारी रहता है। ठीक, तो ये सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? औपचारिक शिक्षा कहाँ से पहले शुरू होती है? प्राथमिक विद्यालय से पहले शुरू होती है, फिर वो माध्यमिक विद्यालय तक पहुँचती है, फिर उसके बाद महाविद्यालय तक या विश्वविद्यालय तक पहुँचती है। ठीक, such as education is provided by specially qualified teacher, such an education, इस तरह के एजुकेशन जो है वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए ही प्रोवाइड किया जाता है। जो स्कूलों वगैरह में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं ना, तो ये क्वालिफाइड स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा ये एजुकेशन दी जाती है, हु आर एफिशिएंट इनफ विद द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उस सब्जेक्ट में एफिशिएंट इनफ होते हैं या आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एफिशिएंट इनफ होते हैं, मतलब उसके काबिल होते हैं, तभी वो पढ़ा पाते हैं। अगर वो कोई आदमी, किसी आदमी को किसी सब्जेक्ट में महारत ना हासिल हो, अच्छी क्वालिफिकेशन ना हो उस सब्जेक्ट में, तो कैसे उस चीज़ को पढ़ा पाएगा? ठीक, ऐसी शिक्षा विशेष रूप से योग शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये औपचारिक जो शिक्षाएं होती हैं वो विशेष रूप से योग शिक्षकों के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं, जो निर्देश की कला के साथ पर्याप्त कुशल होते हैं, जिनके पास निर्देश की कला होती है और उसके साथ साथ वो कुशल भी होते हैं। ठीक, पर्याप्त कुशल होते हैं, यानी कि जितना उनको क्वालिफिकेशन चाहिए उतना उनके पास होती है, तभी तो वो पढ़ा पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक, the student and the teacher are both aware of the fact and engage themselves through a process of education. ठीक, सो इसके बारे में स्टूडेंट और टीचर दोनों को पता होता है कि वो जो है क्या कर रहे हैं। जब आप एजुकेशन हासिल करने जाते हैं किसी स्कूल में, तो बच्चे को भी पता होता है कि वो पढ़ने आया और टीचर को भी पता होता है कि वो पढ़ाने आया, दोनों लोग इस बारे में अवेयर होते हैं। जबकि बहुत सारे एजुकेशन ऐसे होते हैं जिसमें लोग अवेयर नहीं होते हैं, जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन। घर में आपको क्या सिखाया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे किसी चीज़ कोई चीज़ आपने तोड़ दिया तो उसके लिए आपको मारा जाता है, डांटा जाता है। तो आपको डायरेक्ट तो सिखाया नहीं जा रहा है ना कि वो तोड़ना गलत था, बल्कि मारपीट के जरिए आपको सिखा दिया गया कि वो गलत है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे अवेयर होते हैं कि हम क्या सिखा रहे हैं
और क्या सीख रहे हैं। ठीक, द स्टूडेंट एंड द टीचर आर बोथ अवेयर ऑफ फैक्ट्स एंड engage themselves through a process of education। छात्र और शिक्षक दोनों तथ्यों के अवगत हैं और शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को संलग्न करते हैं। यानी कि जो छात्र हैं या शिक्षक हैं, दोनों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या किया जा रहा है इसके जरिए। ठीक, तो बच्चे को भी पता होता है, यानी कि छात्र को भी पता होता है कि वो पढ़ने आया है और शिक्षक को भी पता होता है कि वो पढ़ाने आया है। ठीक, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आर, फॉर्मल एजुकेशन के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? क्लासरूम लर्निंग, जहाँ पे आप क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं। इंस्टीट्यूट ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन, ठीक, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, वहाँ पे भी फॉर्मल एजुकेशन होती है। और प्लान्ड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो प्लान्ड एजुकेशन होती है वो भी फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। विद अ प्रॉपर सिलेबस, जिनके पास एक प्रॉपर सिलेबस होता है, एक्वायर्ड बाई अटेंडिंग एन इंस्टीट्यूशन। तो ये कैसे हासिल कर सकते हैं? आप एक इंस्टीट्यूशन को अटेंड करके। आप ऐसे घर बैठ के नहीं कोई फॉर्मल एजुकेशन पा सकते हैं, बल्कि आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होना पड़ता है। ठीक, उसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। ठीक, इसी को फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण क्या है? कक्षा शिक्षण है, संस्थान ग्रेडिंग प्रमाणन है, मतलब कि कुछ ऐसी संस्था होती है जो सिर्फ प्रमाण पत्र देती है। ठीक, तो ऐसे संस्थान या कक्षा शिक्षण या किसी संस्था में भाग लेने के लिए प्राप्त उचित पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न विषयों की नियोजित शिक्षा है। ठीक, अलग अलग विषयों की जो नियोजित शिक्षा होती है वो भी औपचारिक शिक्षा में आ जाती है, जिसका एक पाठ्यक्रम तय होता है और इसको आप किसी संस्था में भाग लेकर ही पूरा कर सकते हैं, खुद से नहीं पूरा कर सकते हैं। इसी सब को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं? इट फॉलोज अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डिलीवरी, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है एजुकेशन के डिलीवरी का। यानी कि एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम में टीचर के पास एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक रिकमेंड करके उस बुक से वो पढ़ाता है। ठीक, तो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है डिलीवरी के लिए, एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, ये वितरण की एक विशेष संरचना का अनुसरण करता है, यानी कि एक विशेष संरचना बनी होती है इस तरह की शिक्षा का वितरण करने के लिए। यानी कि क्लासरूम होता है, उसमें बच्चे आते हैं, एक ड्रेस कोड होता है, टीचर आता है, टीचर आके पढ़ाता है, टीचर कितना टाइम पढ़ाएगा, ये सारी चीजें तय होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसका वितरण जो होता है वो एक विशेष संरचना का अनुसरण करता है। ठीक, उसका पालन करता है। इट इज हाईली प्लान एंड डेलिबरेट, ये बहुत हाईली प्लान होता है। ठीक, और जानबूझकर किया जाता है। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर किया जाता है, मतलब मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। स्कूल में अगर मैं जा रहा हूँ, सपोज करिए मैं ग्रेजुएशन हासिल करने जा रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन हासिल करना किसी सब्जेक्ट में ये एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। तो ये प्लान्ड होता है। प्लान्ड होता है मतलब एक सिलेबस तय होता है, कौन पढ़ाएगा उस सिलेबस को, कितने सब्जेक्ट होंगे, हर अलग अलग सब्जेक्ट का एक सिलेबस होता है और हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है। ठीक, इसीलिए हाईली प्लान्ड होता है। कब क्लासेज होंगी, कितने बजे क्लासेज खत्म होंगी, उसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट कैसे दी जाएगी, सीजीपीए होगा, परसेंटेज होगा, सारी चीजें प्लान होती हैं। और मैं जानबूझ के करता हूँ। अगर मैं ग्रेजुएशन हासिल करने जा रहा हूँ किसी सब्जेक्ट में, तो मैं जानबूझ के करूंगा ना, भाई जानबूझ के कर रहा हूँ तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक, ये अत्यधिक योजनाबद्ध होता है, यानी कि इसमें सारी योजनाएं बनी होती हैं। क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, इससे रिलेटेड जो है एग्जाम कब होंगे और एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे, ये सारी चीजें जो है इसमें योजनाबद्ध होती हैं। और जानबूझकर आदमी जो है औपचारिक शिक्षा हासिल करता है। औपचारिक शिक्षा जो है कोई अनजाने में नहीं हासिल करता है, बल्कि जानबूझकर ही हासिल करता है। ठीक, इट इज क्रोनोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, ये क्रोनोलॉजिकल होता है और सिस्टमेटिक होता है। यानी कि ये इतना ज्यादा सिस्टमेटिक होता है कि क्रोनोलॉजिकल होता है। आप 8वीं क्लास पढ़ने के बाद ही 9वीं में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 9वीं की बुक पढ़ लीजिए फिर 8वीं क्लास की बुक पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होता। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। आप पहले 8वीं पढ़ेंगे, फिर 9वीं पढ़ेंगे, फिर 10वीं, पहले ग्रेजुएशन करेंगे, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक,
तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये जो है क्रोनोलॉजिकल होता है और सिस्टमैटिक होता है। ये कालानुक्रमिक और व्यवस्थित होता है। कालानुक्रमिक यानी कि इनका अनुक्रम बना होता है, ठीक, कि आप ग्रेजुएशन पहले स्नातक डिग्री हासिल करिए, फिर उसके बाद आप मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। पहले आपको 8वीं क्लास पढ़ना पड़ेगा, फिर आप 9वीं क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसमें सारी चीज़ें तय होती हैं। देयर इज़ अ रेगुलर फी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड, और हर कोर्स की एक रेगुलर फी होती है, ठीक, एक पैसा पे करना होता है, मंथली 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी हो वो आपको पे करना होता है, ठीक। फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपको फी भी पे करना होता है, जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए फी वगैरह आपको पे नहीं करना होता है। एक नियमित शुल्क है जिसका भुगतान करना आवश्यक है, और इसके लिए एक नियमित शुल्क होता है, उसका भुगतान करना ज़रूरी होता है, ठीक। बगैर भुगतान किए आप वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। इट्स डिमांड इज हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट, और इसको जो है जो हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट होते हैं वही इसको कर पाते हैं। इसकी मांग अत्यधिक योग विशेषज्ञ है, यानी कि ये किन के जरिए कराई जाती है, जो अत्यधिक योग विशेषज्ञ होते हैं। इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड, ये सब्जेक्ट ओरिएंट होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। जैसे कोई आदमी जो है ग्रेजुएशन हासिल करना चाह रहा है, तो कौन से सब्जेक्ट में करना है, सोशियोलॉजी में करना है, टाइम बाउंड है, यानी कि 3 साल में आपको ग्रेजुएशन करना है, ये टाइम बाउंड है। 3 से 5 साल में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ये टाइम बाउंड होता है, ठीक। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और टाइम बाउंड होता है, ये विषय उन्मुख होता है और समयबद्ध होता है, यानी कि ये विषय से रिलेटेड होता है। ग्रामीण क्लास से आपको तय करना होता है कि आप कौन से विषय से ग्रामीण क्लास करेंगे, बायोलॉजी से करेंगे, आर्ट से करेंगे, कॉमर्स से करेंगे या मैथ से करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको तय करनी होती है। और समयबद्ध होता है कि आपको 2 साल में 11-12 करना है, आपको 3 साल में ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री हासिल करनी है, 3 से 5 साल में आपको स्नातक डिग्री हासिल करनी है, यानी कि ये समयबद्ध भी होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। दिस इज द टाइप ऑफ एजुकेशन wherein a parents is teaching a child things that are beyond academic, like preparing a meal or riding a bicycle। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली के द्वारा या उनके दोस्तों के द्वारा जो है इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, जो स्कूलिंग सिस्टम में या एकेडमिक सिस्टम में नहीं होती। जैसे कि राइडिंग बाइसिकल, ये सारी चीज़ें, खाना पकाना या एक साइकिल चलाना सिखाना, ये सारी चीज़ें जो है इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। आल्दो अभी कुछ इंस्टीट्यूशन खुल चुके हैं जो राइडिंग बाइसिकल या खाने पकाने को भी फॉर्मल एजुकेशन माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी ऐसे, होटल मैनेजिंग जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो क्या करते हैं, वो खाना बनाना ही तो सिखाते हैं। तो ये फॉर्मल तरीके से, लेकिन जनरली ये माना जाता है अगर आप घर में ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होती है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आप घर में रह के सीखते हैं, तो जो सारी चीज़ें घर में रह के आप सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा ही होती है। औपचारिक शिक्षा क्या है, एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें माता पिता अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखा रहे होते हैं जो शिक्षा से परे है, मतलब जो शिक्षा में उन्होंने नहीं सीखा है, यानी कि जो स्कूल में जाके, स्कूल परिसर में जाके उन्होंने नहीं सीखा है, माता पिता उन्हें सिखाते हैं, जैसे कि भोजन बनाना या साइकिल चलाना, ठीक। तो ये किस में आ जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है, ठीक। ये अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। पीपल कैन ऑल्सो गेट इनफॉर्मल एजुकेशन थ्रू बुक्स और एजुकेशनल वेबसाइट। तो बुक्स और एजुकेशनल वेबसाइट के जरिए भी वो इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कोई बुक लाए, उसमें लिखा हुआ है कि खाना कैसे पकाना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें वो बुक और एजुकेशनल वेबसाइट के जरिए भी इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लोग किताबों या शैक्षणिक वेबसाइटों के माध्यम से भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किताबों या शैक्षणिक वेबसाइट जो होते हैं, यानी कि जो अलग अलग शैक्षिक वेबसाइट होते हैं ऑनलाइन, उससे भी वो अनौपचारिक शिक्षा हासिल कर सकते हैं। दिस इज एन एजुकेशन दैट इज नॉट ड्राइव इन स्कूल थ्रू अ प्रॉपर लर्निंग मेथड। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो स्कूलों में नहीं होता है, एक प्रॉपर लर्निंग सिस्टम के जरिए नहीं होता है, ठीक। एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूलों में एक विशिष्ट उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती। तो ये स्कूलों में किसी विशिष्ट, हाँ, उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से नहीं की जाती है, बल्कि ऐसी ही इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से होती है, ठीक। हाँ, ऐसी एजुकेशन जो सोसाइटी से सीखते हैं, वो पेरेंट्स के जरिए सीखते हैं,
दोस्तों के ज़रिए सीखते हैं वो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ नॉट प्री प्लान नॉट डेलिब्रेट, ये प्री प्लान नहीं होती है, ना ही डेलिब्रेट होती है। बहुत सारी चीज़ें आप जानबूझकर नहीं सीखते हैं, लेकिन सीख लीजिए। ठीक, आप देखते-देखते सीख ले रहे हैं। जैसे आपके सामने खाना बनाया जा रहा है, तो आप जानबूझ के तो वो सीख नहीं रहे हैं, लेकिन चूँकि आप देख रहे हैं बार-बार उसको, इसलिए आप उसको सीख ले रहे हैं। ठीक, तो ये प्री प्लान नहीं होता है, डेलिब्रेट नहीं होता है। ये पूर्व नियोजित नहीं होता है और ना ही जानबूझकर किया जाता है। इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल गार्नर्स बाय अंडरगोइंग रेगुलर प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्विंग अदर। दूसरे को देखकर या बार-बार वही चीज़ कर रहा है, उससे वो सीखता है। ठीक, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक। तो आप बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो अलग-अलग फीचर फीचर आप उसमें पाएँगे और उसके ज़रिए सीखेंगे। या बार-बार किसी को आप यूज़ करते देख रहे हैं मोबाइल, रेगुलर आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप उससे भी सीख सीखते हैं। तो या तो आप ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं या रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए सीखते हैं। एक ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति नियमित अभ्यास से, या तो वो क्या करता है, नियमित अभ्यास से सीखता है या दूसरों को देखकर प्राप्त करता है। ठीक, या दूसरों को देखकर सीखता है। जैसे आपके सामने कोई कुछ काम कर रहा हो, उस काम को आप बार-बार आप देख रहे हो, तो उसको आप सीख ले सकते हैं। ठीक। Some of the example may be teaching a child with some basic personality traits. कुछ एग्जाम्पल क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन के, कि चाइल्ड को आप कुछ बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट सिखा रहे हो, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। ठीक, शाम में ब्रश करके सोना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। लर्निंग अ मदर टंग, एक मदर टंग सीखना क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। अब यहाँ पे सिर्फ मदर टंग क्यों दिया गया, मदर लैंग्वेज क्यों दिया गया? क्योंकि मदर टंग हम लोग जानबूझ के नहीं सीखते हैं, अपने आप सीख लेते हैं और फैमिली या फ्रेंड्स हमको सिखाते हैं। बाकी एजुकेशन, जैसे आपको, अगर आपका मदर टंग उर्दू है और आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश आपको एजुकेशन के थ्रू ही सीखना पड़ेगा, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मदर टंग या मदर लैंग्वेज ही लाई गई। परफॉर्मिंग सर्टेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा एटसेट्रा। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रेसिंग वगैरह हो गई। ठीक, बहुत से गेम्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट है। कुछ उदाहरण अनौपचारिक शिक्षा के क्या हैं? एक बच्चे को कुछ बुनियादी व्यक्तित्व लक्षणों के साथ पढ़ाना, यानी कि कुछ व्यक्तित्व लक्षण उसको पढ़ाना, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना है, खाना जो है वो हाथ धो के खाना है। ठीक, बाहर से आके हाथ मुँह धुलना, ये सारी चीज़ें क्या है, बुनियादी व्यक्तित्व लक्षण है। इन सारी चीज़ों को सिखाना क्या है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। मातृभाषा सीखना, यहाँ पे सिर्फ मातृभाषा है, ये याद रखिएगा कि मातृभाषा ही सिर्फ अनौपचारिक में आती है, बाकी भाषाएं जो है वो औपचारिक में आ जाएंगी। ठीक, क्योंकि अगर आपकी मातृभाषा भाषा जो है वो हिंदी है, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए औपचारिक शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। कुछ पाठ्येतर गतिविधियाँ करना आदि हो सकती है। तो अलग गतिविधियाँ जो हैं, जो पाठ्येतर होती हैं, यानी कि जो ऐसी होती हैं जो आप औपचारिक तरीके से नहीं सीखते, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा में आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? इट इज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्टडी विद नो डेफिनेट सिलेबस। यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्टडी होता है, यहाँ पे कोई मतलब सही प्लान तरीके से नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है ना, सिलेबस बना दिया गया है कि हाँ पहले दिन ब्रश करना सिखाना है, दूसरे दिन हाथ धुलना सिखाना है। ठीक, ऐसा नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है यहाँ पे। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, ये अध्ययन का एक स्वतंत्र रूप है। तो स्वतंत्र तरीके से आप इस चीज़ को सीखते हैं, और जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसका कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्री प्लान, ये प्री प्लान नहीं होता है। एंड डज नॉट हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, और कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं पेरेंट्स सोच के बैठे हों कि सुबह 8 बजे ही मुझको बताना है बच्चे को कि ब्रश करके ही सोना चाहिए। ठीक, ये कोई प्री प्लान नहीं होता है, कोई प्रॉपर टाइम टेबल भी नहीं होता है इसका। ठीक, ये पूर्व नियोजित नहीं होता है और इसकी कोई उचित समय सारणी नहीं होती है। ठीक, तो ये पूर्व नियोजित नहीं होता है और इसकी कोई भी उचित समय सारणी नहीं होती। ठीक, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट इज गेन थ्रू प्रैक्टिस, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो
प्रैक्टिस के जरिए सीखा जाता है। एक ऐसा अनुभव है जो अभ्यास से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये अनुभव आमतौर से किससे प्राप्त होता है? अभ्यास से प्राप्त होता है। इट डज नॉट रिक्वायर अ फी पेमेंट ऑल द टाइम। इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, कोई भी फीस इसमें नहीं देना होता है। इसके लिए हर समय शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, हर समय आपको पैसा नहीं देना पड़ता है इसके लिए। इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन अ नेचुरल वे। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से आप सीखते हैं इसको। यानी कि ये कोई टाइम टेबल इस पे फिक्स नहीं होता है, टाइम बाउंड नहीं होता है कि 3 साल में आप इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, आपको ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। ये प्राकृतिक तरीके से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि पूरी लाइफ आप इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल करते ही रहते हैं। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं सोशलाइजेशन जो है वो क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट। देयर आर नो सर्टिफिकेट्स आर डिग्रीज इन्वॉल्व। अब इसमें कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं दी जाती है फॉर्मल एजुकेशन की तरह। इसमें कोई प्रमाण पत्र या डिग्री शामिल नहीं होती है। ना ही इसमें कोई आपको प्रमाण पत्र मिलता है, ना ही इसमें कोई आपको डिग्री मिलती है। औपचारिक शिक्षा की तरह इसमें ये सब चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि 4 बजे से आप लोगों की क्लास है, तो लीव करते हैं क्लास। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कल करेंगे, टाइम लगेगा उसमें, और आपकी क्लास 4 बजे से है, तो इसीलिए क्लास लीव करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।